Assalamu alaikum, welcome to Learners Academy. I am Rida Bashir and today we will discuss nature of specific therapeutic variables. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि साइकोथेरेपी एक एक्टिव और ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो अगर इसमें थेरेपिस्ट या क्लाइंट में से कोई भी पैसिव हो जाए या दोनों में लैक ऑफ मोटिवेशन हो तो ये थेरेप्यूटिक प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं like nature of patient, nature of therapist and patient therapist interaction जो कि थेरेपी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर पेशेंट या क्लाइंट की बात की जाए तो जस्ट पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थेरेपी के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि थेरेपिस्ट की क्वालिटीज़ और स्किल्स का भी इस पे इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है उसका भी इफ़ेक्ट होता है, और पेशेंट्स के जो सर्कमस्टांसेस या इन्वायरमेंट्स हैं वो भी थेरेपी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब पेशेंट के कुछ ऐसे प्रोमिनेंट वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं जो कि जिनका थेरेपी पे इफ़ेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है द डिग्री ऑफ पेशेंट्स डिस्ट्रेस। 1973 में मिलर और ग्रॉस ने ये सजेस्ट किया था कि जो इम्प्रूवमेंट और इनिशियल डिस्टर्बेंस के दरमियान रिलेशनशिप है वो कर्विलिनियर होता है, मीन्स एक कर्व की फॉर्म में होता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि कम डिस्टर्ब हो या वो पेशेंट्स जो कि एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है या जो आउटकम होता है वो पुअर होता है एज़ कम्पेयर टू मॉडरेटली डिस्टर्ब पेशेंट्स। जबकि कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि जस्ट जो स्वेयरली डिस्टर्ब पेशेंट्स होते हैं उनका जो आउटकम होता है वो पुअर होता है। देन 1994 में गेरफील्ड ने ये कहा कि साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल का एक रीज़नेबल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राइटर या इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो साइकोथेरेपी की डिमांड्स को ईजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये कि साइकोथेरेपी जो है वो एक वर्बल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट ने अपने प्रॉब्लम्स को वर्ड्स में फ्रेम करना होता है। दूसरी बात ये कि साइकोथेरेपी में पेशेंट ने डिफरेंट इवेंट्स के दरमियान कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना होता है, तो पेशेंट इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व कर सके। उसके बाद आ जाती है क्लाइंट्स एज। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट का ये मानना है कि जो यंगर पेशेंट्स होते हैं वो थेरेपीज़ के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि यंगर पेशेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा वो अपने चाइल्डहुड से थोड़ा करीब होते हैं, तो वो पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान इजीली कनेक्शंस बना सकते हैं। बट जस्ट एज की बेसिस पे हम कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक 55 इयर्स ओल्ड अडल्ट जो है वो एक्टिव भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है और इंट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है क्लाइंट्स मोटिवेशन। तो क्योंकि साइकोथेरेपी अक्सर एक लेंथी प्रोसेस होता है और पेशेंट्स से बहुत कुछ डिमांड करता है, अक्सर इसमें ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जो कि एंजाइटी प्रोवोकिंग होती हैं, जिसमें सेटबैक्स होते हैं, या फिर ऐसा टाइम भी आता है जिसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो इस तरह की कंडीशंस में क्लाइंट की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है साइकोथेरेपी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बट क्योंकि साइकोथेरेपी एक वॉलेंट्री प्रोसेस है तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल को उसकी विल के बगैर फोर्स करके इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाती है क्लाइंट्स ओपननेस। तो साइकोथेरेपी को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लाइंट की ओपननेस भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक क्लाइंट ओपन नहीं होगा या ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा वो साइकोथेरेपी की यूटिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और ऐसे पेशेंट्स को फिर साइकोथेरेपी में इन्वॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद आ जाता है क्लाइंट्स जेंडर। डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में जेंडर जो है वो एक प्रोमिनेंट इशू है कि क्या थेरेपी आउटकम और जेंडर ऑफ पेशेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं, या पेशेंट का जेंडर थेरेप्यूटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं। तो इस व्यू को किसी भी रिसर्च ने सपोर्ट नहीं किया। सेकंड जो इशू था जेंडर से रिलेटेड वो ये था कि क्या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में सेक्सिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो 1977 में स्ट्रिकर ने यह सजेस्ट किया
कि सेक्सिज़म या जेंडर रिलेटेड जो इशू है वो एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो लोग फेमिनिस्ट साइड पे थे तो उनका ये व्यू था कि जो मेल थेरेपिस्ट है वो फीमेल क्लाइंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मींस के थेराप्यूटिक सेटिंग्स में सेक्सिज़म एग्जिस्ट करता है, जबकि जो मेल थे उन्होंने इसको डिनाई किया कि ये इशू एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो इशू आ जाता है वो है रेस, एथनिसिटी एंड सोशल क्लास। तो बहुत साल तक थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस से रिलेटेड एथनिसिटी का इशू चलता रहा, मोस्टली तब जब माइनॉरिटी पेशेंट्स को वाइट थेरेपिस्ट ट्रीट कर रहे होते थे। तो बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि कुछ ऐसी थेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं जो कि जस्ट वाइट मिडिल एंड अपर क्लास पेशेंट्स के लिए डेवलप की गई हैं, और बहुत कम ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि पेशेंट के कल्चरल बैकग्राउंड और उसकी एक्सपेक्टेंसीज़ के अकॉर्डिंग हो। फिर 1972 में बैंक्स ने ये सजेस्ट किया कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान ग्रेटर रैपो और सेल्फ एक्सप्लोरेशन तब बिल्ड होती है जब दोनों सेम रेस से हों, और बहुत से लोगों का सोशल क्लास बैकग्राउंड और वैल्यूज से रिलेटेड भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। देन 1964 में स्कोफील्ड ने आइडियल पेशेंट से रिलेटेड साइकोथेरेपिस्ट के बिलीफ को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि पेशेंट यंग हो, अट्रैक्टिव, वर्बल, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट आ जाता है थेरापिस्ट रिएक्शन टू पेशेंट। तो थेरापिस्ट का अपने क्लाइंट से रिलेटेड जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को इग्नोर करके अपने क्लाइंट के साथ इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग थेरेपिस्ट उन पेशेंट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं। तो एक थेरेपिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो नॉन जजमेंटल होकर अपने क्लाइंट्स को डील करें। इसके अलावा बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थेरेपिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स थेरेपी प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थेरेपिस्ट, सेक्स, एज एंड एथनिसिटी। तो 1994 में ब्यूटलेर एट ऑल ने ये रिपोर्ट किया था कि रिसर्च एविडेंसेस के अकॉर्डिंग थेरेपिस्ट की एज का थेराप्यूटिक आउटकम से कोई रिलेशन नहीं होता। इसके अलावा फ़ीमेल या मेल थेरेपिस्ट में कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि कौन ज़्यादा अच्छी या इफ़ेक्टिव थेरेपी कंडक्ट कर सकता है, ये उनके अपनी कॉम्पिटेंसी पे बेस करता है। इसके अलावा पेशेंट थेरेपिस्ट की रेशियल सिमिलैरिटी का भी इफ़ेक्टिव आउटकम से कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद आ जाती है पर्सनैलिटी ऑफ थेरेपिस्ट। तो 1969 में स्ट्रप और बर्गिन ने ये आइडेंटिफाई किया कि एविडेंस ये शो करते हैं कि थेरेपिस्ट की पर्सनैलिटी का थेरेपी आउटकम पे इफ़ेक्ट होता है, बट जस्ट पर्सनैलिटी ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी थेरेपी आउटकम को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एम्पैथी, वार्मथ एंड जेन्युइननेस। देन 1971 में स्वेंसन ने ये सजेस्ट किया कि एक ऐसा फैक्टर भी है जो कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल थेरेपिस्ट के दरमियान डिफरेंशिएट करता है, और वो है उनकी अपने पेशेंट के साथ कमिटमेंट। देन 1979 में ब्रूनिंग और स्क्रियोडर ने ये कहा कि जितने भी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं वो सब अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन ऑफ एम्पैथी में सिमिलर हैं। देन 1951 में रॉजर्स ने जब अपनी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी तो उसने कहा कि 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि थेरेप्यूटिक चेंज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें एम्पैथी, वार्मथ एंड जेन्युइननेस आ जाती है।